जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। आज हम लोग जो आपका क्लास 8 का फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। टोटल आज 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे, इसीलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा भी हो, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 4 वीडियो डाला हुआ, यानी कि ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। तो पार्ट नंबर 4 तक आपने देखा हो कि ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं था। उसमें हम लोग जनरली देखा जाए तो 15-20 ही क्वेश्चंस करते थे, पर आज से हम लोग क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा रहे हैं। यानी कि अब आपको अब से 50-40, 50-40, 55 इस प्रकार से क्वेश्चंस का नंबर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी बनेगा। अब इसलिए बात है, क्वेश्चंस ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि नंबर वीडियो भी थोड़ा सा लंबा बनेगा। तो आपको सारा देखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वीडियो लंबा है तो नहीं देखना है। वीडियो को थोड़ा स्पीड करके देखो, 2x का स्पीड में देखो, जल्दी पार हो जाएगा, पर देखना सब है। और देखता हूँ आपका एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले मैं आपको जितना भी अभी करा रहा हूँ ना, वो एकदम मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूंगा। भले 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, आपको उस दिन करा दूंगा। वो वाला देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। और अभी तो देखना है ही, ठीक है। तो वो एग्जाम की बात है, वो बात की बात है, पर फिलहाल अभी आपको ध्यान देना है। और मैं तो आपको समय समय पर मैथमेटिक्स का करा ही रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश का भी हो ही रहा है, एसएसटी भी पंकज सर ले ही रहे हैं। तो आपको टेंशन किस बात का है, बस पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर नहीं करे हो तो। और अपने थोड़ा नालायक दोस्तों को भी शेयर कर देना यार वीडियो, थोड़ा उन लोग भी पढ़ ले, थोड़ा बोल दीजिएगा, थोड़ा पढ़ लो यार, नहीं तो अभी एग्जाम में फेल वेल हो गए तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा बोल दीजिएगा ऐसे करके, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला प्रश्न, बस निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है। तो समझो, रेशा दो प्रकार होता है, एक संश्लेषित और एक होता है प्राकृतिक। तो यही क्वेश्चन में पूछा है प्राकृतिक। अब प्राकृतिक भी बाबू दो प्रकार का होता है, एक जानतब रेशा और एक होता है आपके पास पादप रेशा। समझो, जानतब रेशा में क्या होता है कि ये देखा जाए तो जीव जंतु से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि ऊन हो गया, ठीक है। ऊन जीव जंतु से प्राप्त होता है, इन जैसे कि भेड़ बकरी के बाल से प्राप्त किया था। और एक होता है आपके पास रेशम। रेशम भी आपका जानतब रेशम में आता है, क्योंकि एक प्रकार का रेशम कीट होता है, ठीक है, उससे रेशम निकाला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली रेशम और ऊन यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक रेशा के जानतब कैटेगरी में आता है। अब प्राकृतिक रेशा का और एक कैटेगरी होता है जो कि मैंने आपको बोला पादप रेशा। उसमें क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा रुई वगैरह, ठीक है ना, कॉटन का कपड़ा जो कि कपास से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, वो आपका हो गया। और एक जैसे कि आप लोगों ने जूट का नाम सुना होगा, जूट का बोरा वगैरह बहुत सारा देखा होगा, जूट का बहुत सारे कपड़े भी बनाए जाते हैं। तो जूट का बहुत सारे कपड़े में यूज़ भी होता है। तो बेसिकली वो कैसा होता है, तो वो बेसिकली देखा जाए तो पटसन का बनाया जाता है। तो ये सभी देखा है तो इनका फसल होता है, ठीक है। तो ये सभी देखा जाए तो पादप से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको पादप प्राकृतिक रेशा बोला जाता है। चला आगे बढ़ते हैं। पैराशूट बनाने में किस रेशे को उपयोग किया जाता है, तो नायलॉन को उपयोग किया जाता है। याद रखना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है, तो पॉलीथीन जो है ये बेसिकली उष्मा सुघट्य है, जिसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, इसका उदाहरण है। यानी कि दोनों का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक को आप लोग देखना, आप लोग देखोगे, आप लोग का गांव घर में देखिएगा कि एक आदमी आता है जो गाड़ी वगैरह या रिक्शा वगैरह में आता है, जो आपके घर से टूटा फूटा प्लास्टिक लेके चला जाता है वो, और आपको कुछ पैसा दे देता है, उसके बोल में किलो के भाव से बेचाता है वो। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका प्लास्टिक का कुछ यूज है तभी ना। प्लास्टिक को क्या किया जा सकता है, हम लोग उसको वापस से पिघला कर नए ढांचे में ढाल सकते हैं, नया चीज बना सकते हैं। और इसी गुण के कारण प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत रखा गया है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब यही होता है कि उसको आसानी से आप लोग गर्म करोगे तो वो मुड़ जाएगा, पिघल जाएगा, उसको दूसरे ढांचे में ढाल सकते हैं, ठीक है। और एक होता है उष्मा दृढ़, जिसको हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। उसमें ऐसा नहीं बाबू, वो एक जिंदगी में लाइफ में एक ही बार आप लोग उसको ढांचे में ढाल सकते हो, हमेशा उसको पिघला नहीं सकते। अगर पिघलेगा भी तो वो खराब हो जाएगा, उसको वापस से आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सब आगे क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है, तो कागज। अच्छा, 4R में R का क्या मतलब है, देखो अभी के टाइम में प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज में आ रहा है, क्योंकि सुविधाजनक है, परंतु आप लोग को पता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रहा है। तो प्रदूषण को कम करने के लिए 4R का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें से पहला है कम उपयोग करना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस, ठीक है, देख लो ये R से शुरू हो रहा है। उसके बाद पुनः उपयोग करना, यानी कि रीयूज, वापस से उसको यूज करो। अच्छा, पुनः चक्रण करना, रिसाइकल, उसको वापस से रिसाइकल करो। और एक होता है पुनः प्राप्त करना, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास, रिकवर। तो यही सब 4R सिद्धांत है, यानी कि इनमें से सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, इससे रिलेटेड एक प्रश्न रहता है। रुई है, अभी मैंने बताया रुई जो होता है वो प्राकृतिक पदार्थ है, बोले कि प्राकृतिक रेशा में आता है, ठीक है। तो दोनों का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार होता है, तो देखो रेशम कीट जो होता है वो बेसिकली कोनून भी बनता है, प्यूपा भी बनता है, और वयस्क भी होता है। यानी कि ये तीनों का तीनों करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है, तो याद रखिएगा सेलुलोज। प्राकृतिक बहुलक की अगर मैं उदाहरण की बात करूँ तो सेलुलोज, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा है, तो पॉलिस्टर, याद रखना मेरी बात।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में उष्मा दृढ़ प्लास्टिक है, उष्मा दृढ़ अभी मैंने बताया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसको हम लोग जल्दी से पिघला नहीं सकते हैं। तो बेकेलाइट जो होता है ये उष्मा दृढ़ प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। बेकेलाइट से देखा जाए तो बहुत सारे जो जैसे कि हत्था जो होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जो प्रेशर कुकर वगैरह होता है या बर्तन होते हैं, उसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का एक प्रकार के प्लास्टिक का बना होता है, वो उसी को हम लोग हत्था बोलते हैं जनरल भाषा में, ठीक है। तो वो बेसिकली बेकेलाइट का बना होता है, क्योंकि वो उष्मा से पिघलता नहीं है जनरली, ठीक है। तो इसलिए बेकेलाइट को वो बनता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि घरों में जो आपके बर्तन के जो हत्था होता है वो किसका बना होता है, तो वो बेकेलाइट का बना होता है। हाँ, एक प्रकार का प्लास्टिक ही है, पर ये सुदृढ़ प्लास्टिक है, उष्मा से पिघलता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उष्मा सुघटीय प्लास्टिक, उष्मा सुघटीय मतलब थर्मोप्लास्टिक, तो पॉलीथीन देखा था अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था प्लास्टिक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्लास्टिक उष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अच्छा, वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो लकड़ी की जगह ज़्यादा हम लोग प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। इसी के चलते तो हम लोग को 4R का सिद्धांत देना पड़ा, क्योंकि अभी प्लास्टिक हम लोग के लिए जितना ज़रूरत बन गया है उतना ही नुकसान भी कर रहा है। अच्छा, रेयन एक रेशा है, तो रेयन क्या होता है बता, एक संश्लेषित रेशा होता है। रेयन हो गया आपका, आवाज कटा था क्या, हाँ सुन लो। रेयन हो गया, एक्रेलिक हो गया, आपका पॉलिस्टर हो गया, ये सभी जो कुछ ऐसे हैं जो कि आपका देखा है तो संश्लेषित रेशे के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक्रेलिक भी मैंने आपको बता दिया, तो ये सभी चीज़ों को नाम इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेफ्लॉन एक है, तो टेफ्लॉन क्या है, तो बेसिकली टेफ्लॉन एक प्लास्टिक होता है, ठीक है ना। तो आपका 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकेलाइट एक है, तो बेकेलाइट भी देखा जाए तो ये तो भाई साहब एक प्लास्टिक के अंतर्गत है, ये रेशा नहीं, बेकेलाइट एक प्लास्टिक के ही अंतर्गत आता है, पर सुदृढ़ प्लास्टिक के अंतर्गत आता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है। अच्छा, पॉलिस्टर एक डैश तंतु है, तो पॉलिस्टर जो होता है ये बेसिकली एक संश्लेषित तंतु होता है, तो आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पॉलिस्टर एक रेशा ही होता है, ठीक है। देखा जाए तो इसका कई देशों में अलग अलग नाम है, जैसे कि आप लोग इंग्लैंड की बात करो तो इसको टेरिलीन बोलते हैं, अमेरिका में इसको डेक्रोन बोलते हैं, ठीक है, और भारत में तो टेरिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रख सकते हो आप लोग। अच्छा, पॉलिस्टर की सामान्य किस्म है, तो पॉलिस्टर की सामान्य जो किस्म की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा टेरिलीन हो जाएगा, तो इसको आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिस्टर जो प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है उसे क्या कहते हैं, तो जो आग का विरोध कर सकता है उसको हम लोग मेलामाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेलामाइट बोलते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जैसे कि फायर ब्रिगेड वाले जो लोग होते हैं, जो बेसिकली आग कहीं पर लगने पर जाके जान को बचाते हैं, तो उनका भी जो कपड़ा बना होता है ना, वो मेलामाइट का जनरली बना होता है, मेलामाइट से बनाया जाता है, ऐसा होता है उसका। सोच के देखो, एक प्रकार का प्लास्टिक ही है लेकिन इससे बनाया था, क्योंकि मेलामाइट आग पकड़ता ही नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही क्षमता होता है, आग के सामने बहुत देर तक टिका रह सकता है मेलामाइट, ठीक है। इसका उपयोग जनरली फर्श के टाइल्स वगैरह बनाने में, रसोई के कई सारे बर्तन जो आप लोग खाते हो ना खाना, हाँ वो बर्तन भी बनाने के लिए किया जाता है। सोच के देखो, बहुत सारे कपड़े भी मेलामाइट के बनाए जाते हैं, ठीक है, जो आग को जनरली नहीं पकड़ते। अच्छा, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा मजबूत रेशा कौन है, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो नायलॉन सबसे ज़्यादा मजबूत है, इसी कारण से कि देख लो, मजबूत रेशा जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है वो आपका नायलॉन ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जीवाणु द्वारा घटित हो जाते कहलाता है, या फिर जीवाणु द्वारा कवक द्वारा घटित होने वाले पदार्थ क्या कहते हैं, जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ कहते हैं। इसीलिए जैव न्यूनीकरणीय जो पदार्थ होते हैं ये जनरली आपका प्राकृतिक प्रदूषण नहीं करते जनरली, ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति में भी विघटित हो जाते हैं। अच्छा, कृत्रिम रेशा का दूसरा नाम क्या है, तो कृत्रिम रेशा का अगर दूसरा नाम अगर मैं बात बताऊं तो कृत्रिम रेशा को हम लोग एक्रिलिक भी बोलते हैं। एक्रिलिक का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग कृत्रिम रेशा भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना मेरी बात, इसका एक नाम ही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है, तो देखा जाए तो PVC हो गया, पॉलीथीन हो गया, बेकेलाइट हो गया, सभी देखा है तो प्लास्टिक का ही किस्म है, यानी कि यही सभी संश्लेषित पदार्थ में आएगा, ठीक है। बाकी सब में देखो कुछ ना कुछ आपको प्राकृतिक मिल ही जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला में अगर बात करो तो ऊन आपका प्राकृतिक आ गया, थर्ड वाला में कपास हो गया, और फोर्थ वाला में देखा है तो ऊन हो गया, ये सभी रेशम भी हो गया, सब प्राकृतिक में आएगा। पर ये जो 2 नंबर का ऑप्शन है ये तीनों का तीनों क्या है, संश्लेषित है। अच्छा, प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के 4 सिद्धांत अभी मैंने आपको बताया था। देखो, उपयोग कम करना, रिड्यूस,
पुनः चक्रण करना, रिसाइकल, ठीक है ना, और साथ साथ देखो अच्छा पुनः उपयोग करना, रीयूज, पुनः चक्रित करना, रिसाइकल, और पुनः प्राप्त करना मतलब क्या हो गया आपके पास, रिकवर। तो ये सभी होंगे एक नंबर का ऑप्शन। अब चलिए आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, याद रखना मेरी बात। अच्छा ध्वनि संचरित हो सकती है, तो देखो ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, यानी कि तीनों को तीनों ऑप्शन कट हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती, पर जो अगर मैं प्रकाश की बात करूँ तो प्रकाश में निर्वात में प्रकाश सबसे ज़्यादा ट्रेवल करता है, ठीक है ना, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा निर्वात में ही होती है प्रकाश की, ठीक है ना, जो कि स्पीड की मैं बात करूँ 3 × 10⁻⁸ के आसपास होता है। देख लो अभी तक का ज्ञात सबसे स्पीड अगर किसी की अगर चाल है तो प्रकाश की है, यानी कि सबसे दूरतम स्पीड इसको बोला जाता है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती, अभी मैंने आपको बताया निर्वात में, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इनमें किसकी आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होगी, तो देखो जितना पतला आवाज़ उसकी आवृत्ति उतना ज़्यादा होता है, तो पता है छोटी सी बच्ची का जो होता है वो आवाज़ जो होता है वो सबसे पतला होता है, यानी कि आपके पास एक नंबर क्वेश्चन कट होगा। देखो बच्चा नहीं बच्ची, यानी कि छोटी सी लड़की की बात चल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वयस्क पुरुष में वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है, तो 20 mm, और यही अगर महिला की पूछती तो 15 mm। देखो क्वेश्चन में पूछा भी है, महिला का 15 mm और पुरुष का 20 mm, एक वयस्क पुरुष और एक वयस्क महिला की बात करें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 30 पूर्ण कंपन करती है तो आवृत्ति होगा। देखो ये हूबहू आपका एनसीईआरटी से लाइन डाल दिया गया है। तो देखो बेसिकली आवृत्ति का क्या मतलब होता है कि वो 1 सेकंड में जितना बार कंपन करेगी, पूर्ण कंपन करेगी, वो उसका आवृत्ति कहलाता है। तो अगर कोई 1 सेकंड में 30 पूर्ण कंपन करता है यानी कि उसकी आवृत्ति कितनी होगी, 30 ही होगी। और चूंकि आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या निकल कर आएगा, 30, और पीछे में HZ लगा दो हर्ट्ज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 हर्ट्ज। कहीं पर अगर 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये 1 सेकंड में 50 बार दोलन कर रहा है। कहीं पे अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है 6.4 हर्ट्ज, तो समझ लेना कि ये 1 सेकंड में 6.4 बार ये क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, यानी कि इसकी आवृत्ति का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। मानव के कानों के लिए श्रव प्रास है, यानी कि हम लोग का कान कितने प्रास के ध्वनि को, कितनी आवृत्ति के ध्वनि को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को, या फिर 20 हर्ट्ज रहेगा, या तो फिर उससे ज़्यादा होगा, या फिर 20,000 हर्ट्ज होगा, उससे कम होगा, तभी हम लोग सुन पाएंगे, ठीक है। और याद रखिए एक बात, कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज दे देता है, ठीक है ना, 20 किलो हर्ट्ज, तो 20 किलो हर्ट्ज भी ऑप्शन में रहे तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। 20 के HZ लिखा है, इसका मतलब 20,000 हर्ट्ज ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं, या अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं, शोर कहते हैं, ठीक है। अच्छा जो ध्वनि सुनने में मधुर लगती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सुरीली ध्वनि कहती हैं, ठीक है। अच्छा आवर्तकाल का ऐसा मतलब क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है, याद रखना मेरी बात। अच्छा ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करते हैं, देखो एक होता है प्रबलता और एक होता है तारत्व, तारत्व को ही हम लोग तीक्ष्णता भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर प्रबलता की बात करें तो ये आयाम पर निर्भर करता है। अच्छा आयाम क्या होता है, तो देखो मान लो कि ये इस प्रकार से कोई ध्वनि चल रही है, ठीक है, तो देखो ये जो आपके पास ये जो मध्य स्थिति है, इससे अगर मैं बात करूं इस मध्य स्थिति से जो मैक्सिमम जो विस्थापन होता है ये वाला, यही उसका आयाम कहलाता है, ठीक है। तो आयाम का भी ऐसा है मात्रक कभी पूछ लेते, देखो ये प्रकार की दूरी है इसलिए आयाम कैसा है मात्रक मीटर ही होता है, तो ये भी याद रख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। पर चलो टॉपिक पर आते हैं, देखो प्रबलता का ऐसा मात्र, प्रबलता जो होता है वो निर्भर करता है आपके पास आयाम पर, और प्रबलता का भी एक मात्रक होता है जिसको हम लोग डेसिबल से मापते हैं, DB बोलते हैं उसको, ठीक है, जो कि 13 नंबर का क्वेश्चन में आपको लिखा भी है। ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है, तो वो डेसिबल से मापी जाती है। अच्छा अभी मैंने आपको बताया कि एक प्रबलता होता है, एक तारत्व होता है, जिसको हम लोग तीक्ष्णता भी बोलते हैं। तो तीक्ष्णता बोले या तारत्व बोले, वो बेसिकली ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, याद रखना मेरी बात। और जो ध्वनि की प्रबलता होता है ये बेसिकली आयाम पर निर्भर करता है। और एक रिलेशन होता है उसको भी चाहो तो आप लोग याद रख सकते हो कि ध्वनि की जो प्रबलता होती है, याद रखना मेरी बात, जो ध्वनि की प्रबलता होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है आयाम के वर्ग के, आयाम के वर्ग के। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ अगर आयाम को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रबलता क्या होगी, तो बस 2 का स्क्वायर कर देना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा ध्वनि की प्रबलता की माप की जा सकती है, फिर की जाती है, भी मैंने बताया डेसिबल से, चलिए जिसको हम लोग DB से दिखाते हैं। अच्छा अपस्रव ध्वनि की आवृत्ति होती है, देखो एक होता है स्रव,
एक होता है अवसरप और एक होता है परासरप। तो अवसरप क्या होता है, ये 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को अवसरप बोलते हैं, और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं श्रव्य ध्वनि, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है उसको हम लोग पराश्रव ध्वनि बोलते हैं। तो लोग क्वेश्चन आ गया, पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो यहाँ पे देखा है तो जीरो छूट गया है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया आवृत्ति कहते हैं, या कि किसी वस्तु की मध्य स्थिति के आगे पीछे गति को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कंपन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना मेरी बात। अच्छा, और यही क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि किसी वस्तु के मध्य स्थिति से मैक्सिमम जो विस्थापन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग आयाम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंपन का आयाम का मात्रक होता है, ऐसा मात्रक अभी मैंने आपको बताया मीटर। अच्छा, हमें कोई ध्वनि ना, क्या क्या बोल रहा हूँ, हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है, तो देखो हमें कोई भी ध्वनि इसी कारण सुनाई पड़ती है क्योंकि वो कंपन करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं, तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को अभी मैंने बताया अवसरप कहते हैं, और 20,000 से अधिक आवृत्ति वाले क्या बोलते हैं, परासरप बोलते हैं, और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो होती है वो आपका श्रव्य ध्वनि कहलाती है। इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, तो तांबे की छड़। पूछो क्यों, क्योंकि तांबे की छड़ को आप लोग हाथ में ही पकड़ के रखोगे ना, तो जैसे तांबे की छड़ आवेशित होगा ना, तो वो आवेश आपका हाथ के थ्रू से होता हुआ आपके शरीर में चला जाएगा। तो तांबे की छड़ में आपका आवेश रहा कहाँ। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आप ऐसे आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 प्रकार के क्या क्या होते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अच्छा, विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, तो आकर्षण होता है, और समान आवेशों के बीच में चाहे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो वो उसमें प्रतिकर्षण होता है, यानी कि वो दूर भागते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया है। अरे होता क्या है पता, देखो इतने सारे क्वेश्चंस को स्क्रीन में देखते हो, मुझे बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। आपको तो सिर्फ वीडियो मिल रहा है, पर मुझे इस वीडियो को शूट करने में क्या क्या कठिनाई आती है वो तो मैं ही जान सकता हूँ। ठीक है ना, तो इस कारण से बहुत बार होता है क्या पता, इधर उधर चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। चलो बात की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। बस आप लोग पढ़िए अच्छा से, और अच्छा से अच्छा नंबर लाइए, बस यही हम लोग बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं बना है, 16 मिनट के आसपास बना है, 17 मिनट के आसपास, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा तो कमेंट उसमें खुला है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे, पर अगर बातों की कमेंट करोगे तो फिर जवाब नहीं देंगे। बिना बात का कमेंट करोगे बाबू तो कोई फायदा नहीं है। कुछ बात का होगा, कुछ जरूरी होगा तो कमेंट कीजिएगा। बाकी हमारा देखा जाए तो टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए। हमारा इंस्टाग्राम भी, वहाँ जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।